हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका 9 नवंबर को यूपी एनएमएस की परीक्षा होने जा रही है। उसके लिए 35 नंबर का क्वेश्चन आपके सामाजिक अध्ययन से आने वाला है और ये ऐसा क्वेश्चन ऐसा टॉपिक है जो आप कक्षा 6, 7, 8 की बुक्स जो आपका सामाजिक अध्ययन मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र है, इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। सब 6, 7, 8 की बुक से ही आएंगे। तो आइए, एक मॉडल पेपर है, इसमें आपको 35 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। इस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान का जो शुरू होता है 126 नंबर क्वेश्चन आता है। फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। इस प्रश्न में 90, 180 नंबर का पूरा परीक्षा होती है। कितने नंबर की परीक्षा होती है? 180 नंबर की परीक्षा होती है माय डियर फ्रेंड। और मेरी बच्चा पार्टी टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 180 क्वेश्चन आता है। 180। ठीक है, इन 180 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। इसमें आता है बच्चों तर्कशीलता यानी कि रीजनिंग का। रीजनिंग के आते हैं 90 क्वेश्चन। रीजनिंग कितने आते हैं? 90 क्वेश्चन। और इसके बाद जो विज्ञान आपका है, साइंस है, साइंस से आते हैं 35 क्वेश्चन। और सामाजिक विषय से आते हैं 35। और बचा आपका मैथ से कितने आते हैं? 20। ठीक, 5, 5, 10 और 9, 1, 10, 3, 13, 3, 16, 2, 180 क्वेश्चन है। तो अब मौके पर समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर मैथ 20 नंबर में, मैथ बहुत ज्यादा आपको इस समय नहीं फोकस करना है। मैथ जो भी आपको आ रहा है ठीक है, जैसा भी करेंगे वैसा ठीक है। नहीं ज्यादा आएगा तो आपको कम आएंगे। ठीक है, लेकिन सामाजिक विषय और विज्ञान और रीजनिंग आपका अभ्यास बढ़िया चल रहा है। सामाजिक विषय और विज्ञान में आपको सरसरी निगाह से अब आप केवल रिवीजन करिए, पाठ का किताब खोलिए और पढ़ते रहिए। जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आपका माइंड अपने आप आंसर को कैच कर लेगा। तो चलिए, तो सामाजिक विषय आता है माय डियर बच्चा पार्टी 35 नंबर। कितने नंबर का आता है? 35 नंबर। इसी 35 नंबर में इस छोटी सी वीडियो में आज फोकस कर रहा है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम। सामाजिक विषय का आपका 126 नंबर से शुरू हो रहा है। 126 नंबर ये क्या है? आप जानते हैं कि पहले 1 से लेकर 90 तक आपका रीजनिंग आएगा। 91 से लेकर के 125 तक आपका 35 क्वेश्चन साइंस का होता है। और इसके बाद 126 से शुरू होता है सामाजिक विषय का। अब देखो हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस कौन था बच्चों? इतिहासकार था। बार बार बताया गया है। पहला ऑप्शन इसका सही है। अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया? यानी कि सम्राट अशोक का शासन काल पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कहानी पढ़े चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ठीक है, तो अशोक का शासन काल था 3री शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पष्ट दिख रहा है? मुझे देखो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 हम देखते हैं। वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? राजधानी महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, इसमें 16 में 2 महाजनपद बताइए जिसमें गणराज्य व्यवस्था थी, राजतंत्र और प्रजातंत्र। वत्स और मल, 2 ऐसे पूछा जा सकता है। वत्स और मल 2 ऐसे महाजनपद थे जिसमें यानी कि गणतंत्र की व्यवस्था थी, जैसे लोकतंत्र जिसे हम लोग आज कहते हैं। तो वाराणसी की जो राजधानी थी वो थी क्या? काशी। आप लोग काशी बनारस नाम सुने होंगे, है ना? काशी के साथ बनारस को जोड़ा, काशी बनारस। तो आप जान जाओ कि बनारस की जो वाराणसी की जो राजधानी थी वो क्या थी? काशी थी। याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग में आपके सेट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित कौन आया था? कौन आया था पुर्तगाल से? कोलंबस की वास्को डी गामा? ध्यान देना है, ठीक। तो पुर्तगाली आया था। अब देखिए, 4 व्यापारी, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच। पुर्तगाली के बाद कौन आया था? पुर्तगाली के बाद डच आया था, डच के बाद फ्रांसीसी के बाद ब्रिटिश। ये क्रम है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 129 का ये तीसरा विकल्प आपका सही। बात करते हैं 130 नंबर का। ब्रह्म समाज की स्थापना अधोलिखित में किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? कब की थी? 1800 गुड 1829। 1830 में क्या हुआ था? हाँ, सती प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय गवर्नर थे यहाँ के, लॉर्ड विलियम बेंटिंक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा का अंत 1830 में कानून बना करके, ठीक है। सती प्रथा के लिए उस समय एक पंडित तर्कालंकार हुआ करते थे, वो सती प्रथा का समर्थन करते थे और राजा राम मोहन राय से डिबेट भी हुई थी इस बात पर, ठीक है, जिसमें वो हार गए थे। कहने मतलब सती प्रथा एक सामाजिक बुराई थी, ठीक है। और बहुत सारे लोग गगोड़ीलाल इस सामाजिक बुराई को भी जिंदा रखना चाहते थे। जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो चलिए, तो राजा राम मोहन राय सभ्य समाज की स्थापना और सती प्रथा के लिए कानून बनाने में इन्होंने सहायता की थी। 131 नंबर देखिए, गुलाम वंश का अधोलिखित में संस्थापक कौन था? गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का शासक क्यों कहा जाता है? गुलाम कैसे नाम इसका पड़ गया है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मालिक था कौन था? इतिहास में जाइएगा, ये अफगान से आया था। अफगान में उसमें उस समय क्या होता था कि वहां से जो हृष्ट पुष्ट बच्चा होता था किसी को, उसको ले लेते थे, खरीद लेते थे, ठीक है, गुलाम बना लेते थे अपना, और उसको लाते थे अपने यहाँ, पढ़ाई लिखाई शिक्षा है, सैन्य शिक्षा सब कुछ, लड़ाई वड़ाई बढ़िया सिखाते थे और उसको सेनापति सेना में देते थे। तो जो आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसी कैटेगरी का था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जब ये शासक बना तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का नींव डाला, ठीक है। कुतुबुद्दीन के बाद कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ। इल्तुतमिश के बाद कौन हुआ? नो, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बिटिया थी। कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और पहली जो है ये शासिका थी, महिला शासिका, ठीक है। तो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई सारे काम किए थे, उनको आप अपने सामाजिक जो आपका विषय इतिहास की था वहां से आप देख लेना, वहां से भी क्वेश्चन आएगा। बहरहाल आगे आगे बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पे आ जाते हैं, देर ना करते हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अधोलिखित में कहां स्थित है? माय डियर फ्रेंड, अजमेर। दादा अजमेर गए। बचपन में एक वो थी, क्या बोलते हैं उसको, एकांकी हम लोग करते थे शिक्षा पर। तो एक चिट्ठी आई तो उसमें लिखा था कि दादा अजमेर गए, ठीक। तो उस समय समाज में कम पढ़े लिखे लोग होते थे, तो एक जने आप ही की तरह थे कम पढ़े लिखे, तो चिट्ठी पढ़वाए तो मात्रा लगा के पढ़े, दादा आज मर गए। अजमेर की जगह वो क्या पढ़ दिए? दादा आज मर गए। तो वहां पे क्या हो गया? मातम शुरू हो गया, ठीक है। एकांकी बहुत पहले हम लोग करते थे। चलिए, तो अजमेर में क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अक्सर यहाँ लोग चादर चढ़ाने जाते हैं दरगाह पर, ठीक है। अब बात करते हैं 135 नंबर का।
दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अधोलिखित में किसने परिवर्तित की थी? इसी को कहते हैं तुगलकी आदेश। ठीक है, इसको कहते हैं सनकी बादशाह भी कहते हैं, पागल बादशाह भी कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे बढ़े। चलो बच्चों, एकदम फाइन क्वेश्चन है 134 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? एकदम राइट आंसर आपका है 1942 में शुरू हुआ था। चलिए इस पे क्वेश्चन पर आते हैं, फिर एक साथ बढ़ाते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सिंगापुर ये सार्क का सदस्य नहीं है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसको शहरों का देश कहा जाता है। यहाँ इतना डेवलप है कि यहाँ पे गांव नहीं है। जैसे अपने यहाँ गांव होता है ना, ऐसे सिंगापुर में कोई गांव आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी कभी पूरा शहरों का देश किसे कहते हैं? सिंगापुर, कंट्री ऑफ सिटी। 144 नंबर देखिए। निम्नलिखित देशों में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में होता है। कहाँ होता है? कनाडा में होता है। ठीक है, बात करते हैं 145 नंबर का। फटाफट देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार। सुनामी जब आई थी सबसे ज्यादा प्रभावित यही हुआ था। सॉरी, सुनामी आई थी तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा महाद्वीप द्वीप हुआ था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये भी आप जान लीजिए कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का भी देश कहा जाता है। ठीक है, अगर बात भारत के राज्यों की करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? नहीं, राजस्थान। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे ठीक, और चौथे स्थान पे आपका देखो, आपको बताया गया था राम महा याद करिए आप। रा से राजस्थान, मां से मध्य प्रदेश, मां से मध्य प्रदेश, राम का राम, रा से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश। 4 याद कर लो, इसी में से पूछा जाता है। सबसे बड़ा देश प्रदेश क्या है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे कारण क्या बोल रही हो? रूही आई है, आई है क्या? अच्छा, कहाँ है रूही? जरा बेटा, राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है? 3 देश के संपर्क में आती है। पश्चिम बंगाल माने ममता बनर्जी वाला स्टेट इस समय मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, ममता बनर्जी को दीदी भी कहा जाता है। ठीक है, बंगाल। अब देखिए 3 राज्य ये है। आपका जो बंगाल की खाड़ी है उसके किनारे बसा हुआ है पश्चिम बंगाल राज्य, भारत का राज्य है। ठीक, तो ये पश्चिम बंगाल की जो राज्य की सीमा है वो नेपाल, भूटान और म्यांमार। नेपाल, भूटान, ठीक है, इतने देशों से मिलती थी। 147 नंबर देखिए। कौन से वर्ग खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं? खारे पानी वाले तुरंत चले जाओ समुद्र के किनारे। अगर खारा पानी कहाँ होता है? समुद्र में होता है। नदियां अपना सब कुछ बहा ले जाकर कहाँ गिरती है? समुद्र में। जहां पे नदियां समुद्र में मिलती हैं, जहां पे नदियां समुद्र में मिलती हैं और अपने साथ बहाकर जो गाद, करकट, कूड़ा, मिट्टी, पत्थर ले जाकर समुद्र में जमा करती हैं, वहां गाद जमा होता है। ठीक है, वहां पर
दलदली भूमि होती है, पानी वहां समुद्र का भी पानी रहता है, तो वहां की जो जमीन होती है, वहां का जो पानी होता है वो खारा होता है। और ये मैंग्रोव वन वहीं पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन का एक दूसरा नाम कौन बताएगा? सुंदरी नाम है, इसलिए इसको सुंदर वन भी कहते हैं। ठीक है, तो विश्व का इसको जहां पे ये नदियां गिरती हैं उसको डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन का नाम सुंदर क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे सुंदरी नामक वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम सुंदरबन। तो मैंग्रोव वन में ऐसे जो है जमीन पे दलदली भूमि पे से जैसे आप खूंटी लेने के लिए रहती है, आप लोग कांद देखे, कांद जो हो जाता है, कांद देखे ना, जब कांद उगता है जमीन से तो देखो जैसे सांप नहीं होता ऐसे मुड़ी निकालता है, वैसे कांद निकला रहता है, ऐसे वहां पे मैंग्रोव वन की जड़ें निकली रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे दलदली भूमि होती है और ऑक्सीजन की कमी रहती है वहां पे, इसलिए वो ऑक्सीजन लेने के लिए। क्लियर? तो ये होगा आपका मैंग्रोव वन। आगे बढ़े। एक पर्वतीय वन होता है। पर्वतीय वन की विशेषता क्या होती है? जो पर्वतीय वन होते हैं एक शंक्वाकार होते हैं। जैसे आपका ये पेड़ रहेगा ऐसे 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 रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती है, बर्फ बढ़ती है, ऐसे पत्तियां ढाल रहती हैं, डालें ढालू रहती हैं, ऊपर से बर्फ खसक के नीचे जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। कौन से द्वीप समूह सुनामी 2004 से ज्यादा प्रभावित हुए थे? अभी बताया गया था, अंडमान और निकोबार द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 135। करो या मरो का नारा अधोलिखित में किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या दिया था? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दूंगा। 136 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध अक्सर पूछा जाता है 1526 किसके किसके बीच हुआ था? हाँ हाँ बोलो। यही बात है। चलिए 137 नंबर देखिए आप। बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था? बुद्ध के महापरिनिर्वाण। देखो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं आता है। जब तथागत गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण एक शब्द आता है। जब बुद्ध तथागत बुद्ध अपना घर छोड़े थे, संन्यास लिए थे, ठीक है, ज्ञान की खोज में निकले थे, उसे को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जब तथागत बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र। देखो संस्कृताइज में क्या कर दिया गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कर दिया गया। देखिए उसका जो पाली में है धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये शब्द आते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म की नई शाखा। तो पहले बौद्ध धर्म की एक ही शाखा थी, ठीक है, तो बौद्ध धर्म की एक ही शाखा थी, तो इसमें बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए। इसकी 4 संगीतियां हुई। संगीत माने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई जाए, अधिवेशन किया जाए, जिसको हम लोग अधिवेशन कहते हैं, सभा बुलाई जाती थी। तो प्रथम संगीति जो हुई थी वो किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय में हुई थी। अजातशत्रु जो है बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, बुद्ध के ना रहने पर अजातशत्रु ने, जैसे बुद्ध जी ने क्या उपदेश दिया था उसमें लोग कुछ घटाबढ़ी करने लगे, कुछ मिलावट करने के लिए सोचे, तो इसीलिए अजातशत्रु ने सारे बौद्ध भिक्षुओं की उस समय जो थे एक सभा बुलाई थी
और उसमें बुद्ध के वचनों को लिपिबद्ध किया गया था। बुद्ध जी ने क्या क्या कहा था, उनका उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य क्या था, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में इसमें कोई घालमेल ना कर सके। ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु की, और दूसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई थी। दूसरी कब हुई थी? अशोक के समय में हुई थी। और तीसरी कब हुई थी? कालाशोक के समय में हुई थी। और चौथी कब हुई थी? कुषाण काल में, सम्राट कनिष्क के शासन काल में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 4 बौद्ध संगीतियां हैं, इनको क्रम से आप लोग देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी, दूसरी अशोक के, और तीसरी कालाशोक के, और चौथी कनिष्क। और कनिष्क जो है कुषाण वंश का एक महान शासक था। ठीक है। कनिष्क के शासन काल में ही ये जो है 2 महायान और हीनयान, जिसे हम लोग हीनयान कहते हैं, शुद्ध नाम क्या है? हीनयान। हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म। तो किसके शासन काल में हुआ था? कुषाण काल। कुषाण काल में कौन था? कनिष्क। कनिष्क ने कौन सी संगीति कराई थी? चौथी बौद्ध संगीति कराई थी। कहां हुई थी? कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इतना याद रहेगा। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 138 नंबर, GMT से क्या तात्पर्य है? ग्रीनविच मीन टाइम। व्हाट इज द ग्रीनविच मीन टाइम? इसका संबंध किससे है? ग्रीनविच रेखा से है। ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? आपको बार बार बताया गया है। लंदन के निकट ग्रीनविच नामक वेधशाला है। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है। क्या है? ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, ग्रीनविच वेधशाला है। सारे भूमंडल के, सारे दुनिया के वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने ये निश्चित किया कि ग्रीनविच नामक वेधशाला से जो आपकी देशांतर रेखा गुजर रही है, इसी को शून्य अंश देशांतर माना जाए। तो ग्रीनविच टाइम क्या है? शून्य अंश देशांतर। इसके बाद में आपको हमारी पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कैसे टाइम का परिवर्तन होता है। ठीक है। कितने अंश में क्या बदलता है, पूरा आपको पृथ्वी के चक्कर लगाने के क्रम में आपको सारी चीजें बताई गई थी। उसको आप देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अब आप देखिए ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। ये ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली, ये पूछ देता है ग्रीनविच रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है, देशांतर है? देशांतर रेखा है। और इसमें शून्य अंश अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, 66.5 अंश अक्षांश रेखा, और 66.5 अंश उत्तरी दक्षिणी अक्षांश। ये क्या है? ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 पर, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हम सेलेनोलॉजी को ये रटेंगे नहीं, कैसे याद करेंगे? सैटेलाइट। चंद्रमा क्या है? सैटेलाइट, उपग्रह। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है सैटेलाइट। आप जानते हैं चंद्रमा हमारा क्या है? सैटेलाइट। तो से देखो सेलेनोलॉजी सैटेलाइट, लिंक कर लो कहीं से कहीं। ठीक है। प्लाटेनोलॉजी, प्लेनेट, उपग्रह, उपग्रहों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी क्या है? आकाश का अध्ययन किया जाता है, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, कॉस्मिक का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोस, कॉस्मोस माने ब्रह्मांड। तो ये कॉस्मोलॉजी माने किसे बना है? कॉस्मोस से बना है। कॉस्मोस माने क्या होता है? ब्रह्मांड होता है, जिसमें हम ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, जितने ब्रह्मांडीय खगोलीय पिंड हैं, इनका अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी। आइरिडोलॉजी क्या होता है? आइरिड, आंख से संबंधित है ये। ठीक है। आंख की पुतली आइरिस, इसका जो अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़े आप। 40 में था, चारों बता दिए। 140 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है।
सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और भैया जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? भारत आ गया नंबर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन। जब आपको चावल की खेती पढ़ाई जा रही थी गूगल में तो बताया गया था। दूसरे नंबर पे कौन आता है? हाँ, अपना देश आता है। ओके, अब देखो 142 नंबर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, नेचर भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में। तो WWF क्या है? WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि इसका एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है? और वैश्विक संगठन है, गैर सरकारी वैश्विक संगठन है, जिसका उद्देश्य है कि मानव प्रकृति के साथ में सामंजस्य बना करके जीवन यापन करे। जो हमारी नेचर की व्यवस्था है, जो प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन की व्यवस्था है कि वृक्षों को ना काटा जाए, जो वन्य जीव है उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। ठीक है, तो यही है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये एक गैर सरकारी वैश्विक संगठन है जिसका उद्देश्य है कि पृथ्वी के पर्यावरण को सही बनाए रखना, जीव जंतुओं का रेशियो सही रखना। ठीक है, तमाम प्रकार के जो जीव विलुप्त हो रहे हैं उनको संरक्षण देना, कंजर्वेशन करना। ठीक है, चलिए और सक्सेस हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? एकदम कक्षा 5 का क्वेश्चन हटा। तो भैया 78% क्या है? नाइट्रोजन। N2 है। और 21% क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। तो 78 धन 21 कितना हो गया? 99। बचा कितना? 1% में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, आर्गन, जितनी भी अन्य गैसें हैं वो कितनी है? 1%। अच्छा ये बताओ, जैसे ऑक्सीजन कितना है? 21% है। अगर ऑक्सीजन खूब बढ़ जाए तो सांस लेने में बड़ी मजा आएगी ना? आग लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो जलने में सहायता करती है। अगर ऑक्सीजन 21 से 25 हो जाए ना तो जरा सा अगर तेरे गाड़ी टकराए घर से तब आग लग जाएगी। जरा सा भी आप उठा के पत्थर मारेंगे ऑक्सीजन वहां आग लग जाएगी, है ना? अगर ऑक्सीजन ज्यादा होती तभी समस्या ज्यादा है, और कम हो जाएगी तो भाई फिर प्रदूषण हो जाएगा। इसी को कहते हैं वायु प्रदूषण आता है। वायु प्रदूषण है क्या चीज? हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों का एक अनुपात है, संतुलित अनुपात है। जब ये संतुलित अनुपात घट जाता है, अनुपात खराब हो जाता है, तो कहते हैं वायु प्रदूषित हो गई। ठीक है, जैसे अभी इस विद्यालय प्रांगण में कहीं पे कोई धुआं कम जला दिया जाए और यहाँ पे थोड़ा धुआं ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा डाउन हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा। चलिए लगे हाथ, क्या हुआ? 21%। अच्छा ये बताइए, बात आई ऑक्सीजन की, पानी जलता क्यों नहीं है? पानी को हम आग में डालते हैं, जबकि पानी में क्या होता है? H2O होता है। ऑक्सीजन है पानी में ना? तो जब हम कोई चीज आग जल रही होती, पानी डाल देते हैं तो ऑक्सीजन लेके जलना चाहिए और तेज जलना चाहिए ना, लेकिन बुझ क्यों जाता है? नाइट्रोजन होगा। है? नाइट्रोजन नहीं, पानी ऑलरेडी जला हुआ पदार्थ है। पानी क्या है? जला हुआ है, ऑलरेडी जल गया है, तब पानी बना है। हाइड्रोजन जब जलता है तो पानी बनता है। हाइड्रोजन जब जलता है तो पानी बनता है। हाइड्रोजन जलता है तो पानी बनता है। और इसमें जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन साथ में बंधी हुई है। इसकी संयोजकता आपको साइंस पढ़ाया गया हो गया, -2 होती है, हाइड्रोजन की 1 है ना? तो O यहाँ से यह हाइड्रोजन यहाँ से जकड़ लेगा, यह हाइड्रोजन यहाँ से जकड़ लेगा, ऑक्सीजन भागी में पाई कौन हुआ, इसलिए वो जलने में सहायता पानी नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नगर निगम का मुखिया कौन होता है?
नगर निगम का मेयर होता है। नगर निगम कौन होता है? गांव का कौन होता है? राज्यपाल क्या है? राज्य का। प्रधानमंत्री क्या है? अब बात करते हैं 151 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? नो नो नो, अभी जल्दी में उनके ऊपर एक वकील साहब ने जूता फेंका था। वकील साहब ने नहीं, पंडित। वकील साहब, हम पंडित नहीं कहेंगे, वकील साहब थे। उनकी जांच क्या है, जांच नहीं मतलब है, ठीक है। तो कौन थे वो? राष्ट्र मतलब कौन है वो मतलब पूरे देश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई साहब हैं। B.R. गवई साहब हैं, जो अगले महीने में रिटायर होने जा रहे हैं, ठीक है। B.R. गवई साहब हैं। वर्तमान में, ये सब वर्तमान में याद रखो, जब बदलेंगे तो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? अब इसको CJI भी कहा जाता है। इनको माननीय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए 152 नंबर। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? डेली सुबह प्रेयर के बाद हाथ आगे बढ़ा के क्या करते हो? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कदम द्वारा संविधान को तो याद रखो। तो 26 नवंबर 1949 लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं 153 नंबर पे। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। याद रखो, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका क्या काम होता है? देश के विकास के लिए 5 वर्ष की योजना बनाना, पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं इसको। वर्तमान में योजना आयोग नहीं रह गया है, इसका नाम बदल करके नीति निर्देशक तब तो नहीं, नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं 154 नंबर की। किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग की स्थापना की गई थी? 2007। गुड। बच्चों के अधिकारों के लिए आप जानते हैं हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में बाल अधिकार है? अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का। ये आपका अधिकार पता होना चाहिए। बाल अधिकार कहाँ पे है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहाँ जोड़ा गया है? 21 का। चलिए 155 नंबर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? ओके माय डियर फ्रेंड, छुआछूत भेदभाव। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? नौकरियों में लिंग जाति यानी कि भेदभाव लिंग के आधार पे, स्त्री पुरुष के आधार पे, रंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव न करना। अनुच्छेद 16 नौकरियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। और एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपका 18 है, इसे कहते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियां क्या होती हैं? जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कौन सी उपाधि वापस की थी? सर की उपाधि वापस की थी। क्यों की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से व्यथित होकर उन्होंने अंग्रेजों को अपने सर की उपाधि वापस कर दी। तो ये जो उपाधि अंग्रेज देते थे, है ना, तमाम प्रकार की उपाधियां थी उनकी। अब भारत में संविधान लागू होने के बाद भारत का कोई नागरिक न देश में न देश से बाहर किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं ले सकता है। हाँ, ये चीज ये है जो राष्ट्र पद्म विभूषण मिलता है? ये जो मिलता है ये व्यक्तिगत कार्य के ऊपर मिलता है, ये पुरस्कार होता है, इनाम होता है। ओके, आगे बढ़े।
भारत का संविधान कब लागू हुआ? वेरी गुड। 1950। ओके माय डियर फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ज्यादा कुछ नहीं रह गया है, बस थोड़े से समय में इसको समेटने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में। 157 नंबर, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों के श्रेणी में नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। फिर कहाँ आता है? अगर संपत्ति के अधिकार से निकाला गया तो कहाँ डाला गया? विधिक अधिकार में डाला गया। अभी कल ही बताया गया था। कहाँ डाला गया ये क्या है? विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7। तो संपत्ति अधिकार निकाल दिया गया। मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल अधिकार 6 है, मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। ओके, साथ आप लोग पढ़ लेगा। नीति निर्देशक तत्व कितने हैं, यदि आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़। 158 नंबर, निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा। देखिए 2 सदन होता है, उच्च सदन, निम्न सदन। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। 159 नंबर देखिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन है? कौन हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है? न्यायपालिका। वेरी गुड माय डियर फ्रेंड। ओके बेटा, इसी के साथ आपका ये 35 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है।